Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 14th of April 2023. तो गाइज आज है तारीख 14 अप्रैल 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कमचटका पेनिनसुला को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है एच.एन. सन्याल कमेटी की जो रिपोर्ट थी ना, इसी रिपोर्ट के रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का, उसको पास किया गया था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब समझते हो ना, जो हमारे कोर्ट होते हैं उसकी अवमानना। ठीक है, अगर हम लोग शुद्ध हिंदी में इसके बारे में बात करें तो यानी अक्सर जब हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक प्रकार का क्राइम है, एक अपराध है। वो कैसा अपराध है, यानी कि जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसको डिसरिस्पेक्ट करना। तो कानून को तो डिसरिस्पेक्ट किया ही जा रहा है, साथ ही साथ में जो हमारे कोर्ट हैं उसको भी नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। उसी को हम लोग यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो एच.एन. सन्याल कमेटी की जो रिपोर्ट थी, इसके रिकमेंडेशन के बेसिस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 को पास किया गया। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है जो हमारा संविधान है ना, उस संविधान ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दे रखी है कि अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस निकल कर आता है तो उसको वो पनिशमेंट दे सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमारे संविधान के अंदर क्लियरली डिफाइन किया गया है सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को। ठीक है, यानी कि कंटेम्प्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल, दोनों के बारे में हमारे संविधान के अंदर में प्रॉपर डेफिनेशन है। फिर उसके बाद में फोर्थ स्टेटमेंट बोलता है कि इंडिया के अंदर में जो पार्लियामेंट है उसके पास में पूरी तरह से पावर्स हैं कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर कानून वगैरह बना सकते हैं। तो इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपने बताना है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4 ओनली, ऑप्शन सी 3 एंड 4 ओनली, या फिर ऑप्शन डी थर्ड वाला स्टेटमेंट केवल। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, ये आर्टिकल आज से 5 महीने पहले भी चर्चा में था, यानी पिछले साल नवंबर में। अब ये फिर से न्यूज़ में आ चुका है और इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो जगदम्बा तलवार है वो यूके में है। तो यूके से उस तलवार को वापस लाने के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल बहुत डिटेल से पब्लिश हो चुके हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। ठीक है, अभी 2 दिन पहले यहाँ पर द हिंदू ने ही इस पूरे आर्टिकल को कवर किया था। जैसा आप ऊपर यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 1 साल के लिए उस तलवार को महाराष्ट्र की सरकार लाने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि 2024 वाला जो साल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2024 से पहले पहले इस तलवार को लाने के ऊपर हमें पूरा फोकस किया जा रहा है। वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की 3 तलवारें हैं। ठीक है, एक है जगदम्बा, एक है भवानी और तीसरी यहाँ पर तुलजा। तो भवानी और तुलजा ये दोनों तलवारें इंडिया के अंदर में हैं और जगदम्बा जो है ये लंदन में है। इसी तलवार को यहाँ पे वापस से लाने के ऊपर में फोकस किया गया है। तो आपने इस प्रकार से कई सारे आर्टिकल भी देखे होंगे कि 2024 से पहले लाने के ऊपर में पूरा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि 2024 में होगा क्या, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कोरोनेशन को 350 साल पूरे हो जाएंगे, यानी कि इनके राज तिलक को 350 साल पूरे हो जाएंगे 2024 में। इस वजह से इस स्वॉर्ड के ऊपर मेन फोकस किया गया है। महाराष्ट्र जो है हमारी अभी केंद्र सरकार के साथ में बातचीत कर रही है कि ये जो तलवार है इसको वापस से लाया जाए। अब ये तलवार लंदन पहुंची कैसे है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ और रेलिवेंट चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म होता है वो 1650 के आसपास होता है, 1650 में। ठीक है, और इनकी मृत्यु होती है 1680 में।
सॉरी 1630 में यहाँ पर इनका जन्म होता है 1630 में, और मृत्यु 1680 में। तो 50 ईयर्स तक ये जीवित रहे थे। और इसी साल के बीच में यानी कि 1630 से लेकर 1680 के बीच में ही एक जो साल था 1674 यानी कि 1674 में ही इनका राज तिलक होता है। तो अभी यहाँ पर जो 2024 आने वाला है, तो 2024 में लगभग इस पूरे राज तिलक को 350 साल हो जाएंगे। इस वजह से यहाँ पर तलवार के ऊपर एक मेन फोकस किया गया है। ये बात क्लियर हो गई। अब बात ये आती है कि तलवार ये लंदन पहुंची कैसे। देखो, इस पूरे आर्टिकल में जो द हिंदू का आर्टिकल पब्लिश हुआ है, यहाँ पर ही मेंशन किया गया है, एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है इंद्रजीत सावंत। ये जो हिस्टोरियन है ना, इन्होंने एक किताब लिखी है, शोध भवानी तलवारीचा करके यहाँ पर एक किताब लिखी गई है। उस किताब के अंदर में इस तलवार की जो पूरी जर्नी है उसके बारे में सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो दिया गया है। और उस किताब के अंदर में एग्जैक्टली बताया ये गया है कि जो ये जगदम्बा तलवार है वो छत्रपति शिवाजी महाराज से आगे आती रही, शिवाजी 4 तक वो तलवार पहुंच जाती है, और शिवाजी 4 से ये तलवार सीधा यहाँ पर जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे एडवर्ड के पास में वो तलवार चली जाती है। और किताब के अंदर बताया गया है कि जो ये एडवर्ड थे ना, प्रिंस ऑफ वेल्स, ये एडवर्ड इंडिया में आए थे, और इंडिया में आने के बाद में यहाँ पर जो शिवाजी 4 हैं इनसे यहाँ पर ये जो तलवार है एज अ गिफ्ट इन्होंने लिया था। यानी कि मेंशन किया जाता है किताब के अंदर में जो शिवाजी 4 हैं उन्होंने एक गिफ्ट के तौर पर ये जो तलवार है वो प्रिंस ऑफ वेल्स को यानी कि एडवर्ड को दी थी। फिर उसके बाद में कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, कई सारे क्वेश्चन भी उठते हैं कि क्या ये वाकई में गिफ्ट था, क्या ये तलवार वाकई में प्रिंस ऑफ वेल्स को गिफ्ट की गई थी। तो उसके बाद यहाँ पर और चीज़ें पता चलती हैं। देखो, बोला यह जाता है कि जो शिवाजी 4 ने ये जो तलवार गिफ्ट की थी ना प्रिंस ऑफ वेल्स को, वो उस समय पर 11 साल के थे। 11 साल के थे तब यहाँ पर उन्होंने ये तलवार गिफ्ट किया था। और ऐसा ही सिमिलर सिचुएशन कोहिनूर के साथ में भी हुआ था। यानी कि उस समय पर ये ब्रिटिशर्स आते थे, ये जो राजा आते थे, और उन्होंने ये जो गिफ्ट हैं वो लिए हैं खासकर बच्चों से। शिवाजी 4 उस समय 11 साल के थे, तो उस समय पर ये जो तलवार है वो एज अ गिफ्ट ली गई। बोला जाता है कि उसके बदले में यहाँ पे प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड ने यहाँ पर एक और तलवार शिवाजी 4 को दी थी। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे और भी राजाएं हैं जिनसे बचपन में यहाँ पर इस प्रकार से बोला जाता है कि काफ़ी सारे उन्होंने गिफ्ट दिए हैं, लेकिन क्या ये एक जेन्युइन गिफ्ट कहलाएगा। देखो, यहाँ पे यही क्वेश्चन उठता है कि एक जेन्युइन गिफ्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो राजा हैं वो खासकर अपने बचपन वाले स्टेज में बहुत छोटे हैं, अभी यहाँ पर उनको इसके बारे में पता भी नहीं है। तब एज अ गिफ्ट यहाँ पर उनसे उनके जो वेपन्स हैं ये ले लिए जाते थे। अब देखो, यहाँ पे उन्हीं सावंत जो हिस्टोरियन है जिन्होंने ये किताब लिखी है, उन्हीं के अकॉर्डिंग बात करें तो एक बात और बोली गई है कि जो ये जो स्वॉर्ड है जगदम्बा स्वॉर्ड, वो आज के समय में जो रॉयल कलेक्शन ट्रस्ट है उसका हिस्सा बन चुका है। यानी लंदन के अंदर में सेंट जेम्स पैलेस जो है उस पैलेस के अंदर में वो तलवार आज के समय में रखी हुई है। और केवल तलवार नहीं, और भी बहुत सारे यहाँ पर जो इंडिया के किंग्स के वेपन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आज के समय पर लंदन में रखी हुई हैं। सवाल ये आता है, क्या किसी ने कभी कोशिश नहीं की इस तलवार को वापस से लाने के लिए। देखो, पहले कई सारे एफर्ट्स लगाए गए, खासकर जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं, एक फ्रीडम फाइटर, उन्होंने भी यहाँ पर देश की आज़ादी के बाद में पूरा फोकस किया था, और उन्होंने भी कोशिश की थी जो तलवार है इसको वापस से लेकर आया जाए। और वो जब लंदन गए तो उन्होंने एक सूट भी फाइल की थी, और उसके तहत यहाँ पर कोशिश की थी इस तलवार को वापस से लेकर आया जाए। उसके बाद में एक मराठी पोएट हैं, प्ले राइटर हैं, है ना, जिनका नाम राम गणेश गडकरी है, उन्होंने भी यहाँ पर इस चीज़ के बारे में लिखा है, इस स्वॉर्ड के बारे में रेफरेंस दिया है। महाराष्ट्र के इवन जो पहले चीफ मिनिस्टर थे यशवंतराव चव्हाण, ठीक है, इन्होंने भी यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर मेन फोकस किया था कि जो तलवार है इसको वापस से लेकर आया जाए, बट अभी भी यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई है। तो ये तो बात हो गई जगदम्बा तलवार की। और जो बाकी 2 तलवारें हैं, भवानी और तुलजा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 3 तलवारों का यूज़ किया था, उनके पास में 3 तलवारें थी, भवानी, जगदम्बा और तुलजा। तो जगदम्बा के बारे में आपने इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। बाकी भवानी और जो तुलजा है, ये दोनों भी यहाँ पर जो तलवार है वो आज के समय पर एक सतारा में है और एक सिंधुगढ़ फोर्ट के अंदर में रखी हुई है। और जगदम्बा कहाँ पर है? सेंट जेम्स पैलेस में, यानी कि लंदन के अंदर में। तो अभी महाराष्ट्र के कई सारे मिनिस्टर्स हैं जिनका मेन फोकस है कि हम लोग अभी जल्दी लंदन जाएंगे और वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इवन यूके के ऋषि सुनक के साथ में, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ में मेन डिस्कशन किया जाएगा और फोकस किया जाएगा कि लगभग 1 साल के लिए जो है ये तलवार इंडिया आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो तलवार है बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद यहाँ पर उस तलवार को टच किया है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए वो तलवार, ठीक है। तो ये इस चीज़ के ऊपर भी मेन फोकस रखने वाले हैं। बात क्लियर हो गई?
आगे आते हैं। जो पहला आर्टिकल था ये आपका जीएस पेपर नंबर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। अब दूसरे आर्टिकल पर आते हैं, तो दूसरा आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में लिंक कर सकते हो। देखो जैसे जैसे महीना खत्म होता है ना, उसके बाद में कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं, पिछले महीने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसा रहा है, देश के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा चल रहा है, ऐसे कई सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। और ऐसे यहाँ पर महीनों के साथ साथ जो हमारे ईयर्स होते हैं, साल के बीच में भी कंपैरिजन किया जाता है। तो इस वाले आर्टिकल में समझाया गया है कि जो अब की बार का ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि 2022-23 के अंदर में जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि व्यापार के अंदर में जो भारत को घाटा हो रहा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट इतना नहीं बढ़ रहा है जितना इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। इंपोर्ट मतलब हम बहुत सारा सामान अपने देश में मंगा रहे हैं, खरीद रहे हैं बाहर से, और बहुत सारा इंडियन करेंसी बाहर जा रहा है, ठीक है, पैसा खर्च रहे हैं। और जो जबकि जो एक्सपोर्ट है वो अच्छा होना चाहिए था। एक्सपोर्ट यानी कि हम लोग सामान बहुत सारा बाहर बेच रहे होते हैं और वहाँ से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेशन कर रहे होते, कमाई कर रहे होते। लेकिन एक्सपोर्ट इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जितनी तेज़ी से इंपोर्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और आपको पता है यही कंडीशन हमारी ट्रेड डेफिसिट वाली कहलाती है, जब एक कंट्री का एक्सपोर्ट कम हो जाए और इंपोर्ट बढ़ जाए, इसी को हम लोग ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। तो अब की बार साल 2022-23 के अंदर में जो गुड्स का एक्सपोर्ट है, ठीक है, जो हम लोगों ने बाहर सामान बेचा है, वो लगभग 6% से ग्रो किया है, जबकि इंपोर्ट हमारा 16.5% से ग्रो किया है। यानी कि अभी भी इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम देखने को मिलेगा, यानी कि ट्रेड डेफिसिट आपको देखने को मिल रहा होगा। इवन मेंशन किया गया है कि 2022 और 2023 को जब आप लोग कंपेयर करोगे तो 2022 के मुकाबले 2023 में जो ये डेफिसिट है, जो ये घाटा है, वो अब की बार और बढ़ता हुआ नजर आया है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से इस वाले ग्राफ को समझना होगा। इस ग्राफ में जो ये ब्लू कलर का बार है और रेड कलर का बार है, ये क्या डोनेट करते हैं, सॉरी, ये क्या डिनोट करते हैं? तो ये जो ब्लू कलर का बार है, ये डिनोट करता है साल 2022 को, ठीक है, ये साल 2022 को दर्शाता है। और जो लाल कलर वाला बार आपको दिख रहा है 2023 को दर्शाता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट की, फिर बात करेंगे डेफिसिट की, यानी कि कितनी कमी निकल कर आ रही है। तो अगर आप साल 2022 को देखोगे तो साल 2022 में लगभग $422 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया था। ये सामान हम लोगों ने इतने अमाउंट तक का बेचा था, ठीक है। इंपोर्ट कितना किया था? और इंपोर्ट किया था हम लोगों ने साल 2022 में 613, यानी कि $613.05 बिलियन का। तो यानी कि आप देख पा रहे होंगे एक्सपोर्ट जो है वो हमारा थोड़ा कम था 2022 में, इंपोर्ट थोड़ा ज़्यादा था। अब यहाँ पर 613 में से 422 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 191.05, यानी कि आगे 0.5 भी लगा है ना, तो वो पूरा अमाउंट हमने लिया है, मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है, ठीक है। तो ये अमाउंट निकल कर आ जाएगा, यानी कि साल 2022 में जो हम लोग को घाटा हुआ है अपने व्यापार में, वो लगभग 191.05 बिलियन डॉलर्स का देखने को मिला था, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं ट्रेड डेफिसिट? पता चल गया, सिंपल सा फॉर्मूला है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट कर दो, आपका ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा, कितना इंपोर्ट किया कितना एक्सपोर्ट किया है। तो ये था साल 2022 का। तो साल 2022 में व्यापार में घाटा कितना हुआ? 191.05 बिलियन डॉलर्स का। अब बात आती है साल 2023 की। तो साल 2023 लाल कलर वाली जो बार है वो दर्शाती हैं। तो साल 2023 में जो एक्सपोर्ट हुआ था वो लगभग 447.46 बिलियन डॉलर्स का हुआ था। इतने बिलियन डॉलर्स तक का हम लोगों ने जो है एक्सपोर्ट किया। उसके बाद में इंपोर्ट कितना किया था? 714.24 बिलियन डॉलर्स का, यानी कि अगेन 2023 के अंदर भी जो हमारा एक्सपोर्ट है वो कम रहा और इंपोर्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया। आप इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट कर दो, 714 में से 447 माइनस कर दो, तो आपका जो अमाउंट आ जाएगा वो 266 आ जाएगा, 266, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि 2022 में हमारे व्यापार में कितना डेफिसिट आ रहा था? 191। 2023 में कितना डेफिसिट आया, कितनी कमी आई है व्यापार में? 266 बिलियन डॉलर्स की, यानी कि 2022 के कंपैरिजन में 2023 के अंदर में जो ये व्यापार में डेफिसिट है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। सिंपल, इसमें और कुछ भी बात नहीं है, ठीक है। बस खाली फॉर्मूला ध्यान रखना, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, जो अमाउंट आएगा वो आपका ट्रेड डेफिसिट कहलाएगा। आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल को आप लोग देखना, इसको जीएस पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। तो बीबीसी का नाम तो आपने पिछले कुछ समय पर बहुत ज़्यादा सुन ही लिया है, बीच में डॉक्यूमेंट्री की वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ गया था बीबीसी। तो बीबीसी फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो थ्रू फंडिंग है ना, वो यहाँ पर इस बीबीसी को मिलती है और उसी फंडिंग के माध्यम से यहाँ पर बीबीसी जो है रन कर रहा है दुनिया भर में। तो बीबीसी हिंदी भी यानी कि इंडिया में रन करता हुआ नजर आएगा। तो हुआ यहाँ पर यह है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, क्या होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आगे मैं आपको समझाऊंगा। इन्होंने यहाँ पर बीबीसी के ऊपर इंक्वायरी करनी स्टार्ट कर दी है। बोला ये जा रहा है कि बीबीसी ने
जो फेमा एक्ट है इसका वॉयलेशन क्या है। फेमा एक्ट मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया गया है बीबीसी के थ्रू, इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर इंक्वायरी करनी स्टार्ट कर दी गई है। इवन यहाँ पर बोला जा रहा है कि बीबीसी की एजेंसी से बोला भी गया है कि भाई अपना कोई ऑफिशियल जो है फटाफट भेजो, उसके साथ में हम लोगों को बातचीत भी करनी है। तो इन्वेस्टिगेटर जो है ना, जो तहकीकात कर रहे हैं, उनके सामने यहाँ पर कुछ ऑफिशियल्स को भेजने के बारे में चर्चा भी की गई थी। और कल के दिन यहाँ पर बीबीसी के एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर्स के सामने भी पहुँचते हैं और काफ़ी सारी यहाँ पर जो बातचीत है वो होती भी है ना। उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि ऐसा नहीं है ये कोई नया मैटर है, लंबे समय से यहाँ पर तहकीकात की जा रही है और देखा जा रहा है कि बीबीसी कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहा है हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का। ठीक है, बोला ये जा रहा है कि यहाँ पर पहले कुछ सर्वे भी किए गए हैं और जो खासकर बीबीसी का जो रेमिटेंस है, रेमिटेंस मतलब बाहर से बहुत सारा पैसा आता है, तो देखो बहुत सारा पैसा आ तो रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह भी नहीं पे किया जा रहा है। तो ठीक है, ये मेंशन किया गया। तो नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स का भी यहाँ पर एक इशू देखने को मिल रहा है बीबीसी के ऊपर, ये चार्जेस हैं। प्लस बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ देखने को मिल रही हैं बीबीसी के अंदर में, यानी बहुत सारी जो हमारे लॉज है उनका वॉयलेशन देखने को मिल रहा है। इस चक्कर में जो बीबीसी है उसके ऊपर में इस प्रकार से जो एक्शन है वो लेने की तैयारी की जा रही है। और जो यहाँ पर इनकम दिखाई जा रही है बीबीसी के थ्रू कि इंडिया से यहाँ पर इतनी इनकम है, इतना प्रॉफिट है, वो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि बिल्कुल क्लियरली डिफाइन नहीं है। तो ये भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है, जिसके चक्कर में जो बीबीसी है वो कहीं ना कहीं ईडी के स्कैनर के अंडर में आ चुका है। ईडी यहाँ पर अब उसके ऊपर शिकंजा कसे हुए है। ठीक है, तो ये तो आपने करंट इशू पढ़ लिया। ये एग्जामिनेशन में आपसे कहीं पर भी नहीं पूछा जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपने बस खाली ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो फेमा एक्ट के बारे में बोला गया है ना कि फेमा एक्ट का वॉयलेशन क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है। देखो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मेन मकसद है पैसों से संबंधित कोई भी बड़े बड़े जो इशू होते हैं, घोटाले होते हैं, उनको देखने का यहाँ पर ये काम करता है। ये कौन सी बॉडी के अंदर में काम करता है, ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में। आपसे जब पूछा जाएगा कि कौन से मंत्रालय के अंदर में काम करता है, तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जब पूछा जाएगा कौन से डिपार्टमेंट के अंदर में काम करता है, तो हमारे जो मंत्रालय होते हैं ना, उनके अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो हमारा जो ये डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट यानी कि ईडी है ना, वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में काम करता है। डिपार्टमेंट जब पूछा जाएगा तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री जब पूछा जाएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब देखो, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की शुरुआत होती है 1 मई 1956 से। तो 1 मई 1956 में जब इसको लाया गया ना, तो नाम इसका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं था। उस समय पर इसका नाम था एनफोर्समेंट यूनिट। फिर क्या होता है, धीरे धीरे चल के यहाँ पर इसका नाम बदल दिया जाता है, यानी कि अगले साल ही 1956 में जब ये बॉडी आई तब नाम था एनफोर्समेंट यूनिट। 1957 में अगले साल इसका नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया जाता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मेन काम है 2 लॉज को फॉलो करना। पहला है फेमा एक्ट, जिसकी चर्चा अभी हम ऊपर कर भी रहे थे। बीबीसी को फेमा एक्ट के तहत ही यहाँ पर धर लिया गया है। तो फेमा का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 का एक्ट है ये। यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये एक्ट का जो नाम है वही आपको बताता है। देखो, फॉरेन एक्सचेंज का जब भी यहाँ पर कोई इशू आएगा, फॉरेन एक्सचेंज के मामले में जब भी कोई वॉयलेशन होगा, तब यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंटर करेगा और यहाँ पर उस मामले को देखेगा। या फिर कोई मामला है पीएमएलए का, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस वाले एक्ट का यूज़ करता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का। मनी लॉन्ड्रिंग का आपको मतलब पता है ना, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब जब कोई इंसान ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करता है, उसी प्रोसेस को हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो उसको रोकने का काम भी ईडी करता है इन 2 लॉज का यूज़ करके। बात क्लियर हो गई? चलो आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 12,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। ना अगला आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट होने वाला है। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। हुआ क्या है, BR अम्बेडकर जी का जो स्टैचू है उसको यहाँ पर आज कह सकते हो अनवील किया जाएगा। कहाँ पे अनवील किया जाएगा? हैदराबाद में। ठीक है, 125 फीट का BR अम्बेडकर जी का ये जो स्टैचू है ये बनाया गया है। अच्छा, कोई ख़ास चीज़ है तो भाई आज 14 अप्रैल है। तो 14 अप्रैल को क्या होता है, 14 अप्रैल को यहाँ पर अम्बेडकर जयंती होती है, आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि 14 अप्रैल को ही जन्म हुआ था BR अम्बेडकर जी का। अभी मैं आगे इनके बारे में आपको डिटेल से सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अभी क्या है, 125 फीट का जो ये स्टैचू है डॉक्टर BR अम्बेडकर का, तो ये हैदराबाद में आज अनवील किया जाएगा। और इसके लिए जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, वो यहाँ पर इस पूरे स्टैचू का उद्घाटन करने वाले हैं।
ठीक है, इस वजह से यहाँ पर चर्चा में है। रीज़न क्या है, अंबेडकर जयंती, वो हमने डिस्कस किया। लेकिन अभी काफ़ी सारी बातें हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिकल में और कोई बात नहीं है। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है, ये जो स्टैचू बनाया गया है कैसे कैसे बनाया गया है, कितने बड़े साइज़ का है, वो इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो हमारे एग्ज़ाम के लिए काम की नहीं है। अब एग्ज़ाम के लिए कुछ और रिलेवेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास में एक बेस्ट सा पिक्चर है। इस पिक्चर में बी आर अम्बेडकर जी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो इन्फॉर्मेशन है, और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। और आप इस चीज़ को याद भी रखोगे, और एग्ज़ाम में पहले यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, वो सवाल क्या था वो भी मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो जब हम लोग बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की, तो इनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, और इनको संविधान का निर्माता बोला जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर बनाया है इन्होंने। उसके बाद में मैंने जैसा बताया था, इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, और मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 में। ठीक है, इस वजह से आज भी 14 अप्रैल है, आज यहाँ पर जो है अंबेडकर जयंती जो है वो सेलिब्रेट की जाती है। बात क्लियर हो गई, हर साल 14 अप्रैल को यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है। तो बी आर अम्बेडकर जी कौन थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे, इकोनॉमिस्ट थे, ऑथर थे, प्लस यहाँ पर अलग अलग रिलीजन्स के थिंकर भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय था ना 1942 में, जो ये काउंसिल था, इस काउंसिल के लेबर मेंबर भी थे, प्लस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। फिर उसके बाद में जो हमारे भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है, वो भी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बने तो आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। ठीक है, तो भारत के पहले लॉ मिनिस्टर भी यही थे। उसके बाद में 1990 में 1990 में इनकी मृत्यु के बाद में इनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। बाकी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो जो महाट सत्याग्रह था उसको यहाँ पर स्टार्ट किया इन्होंने 1927 में हिंदूज के अगेंस्ट में। फिर उसके बाद में जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, उस 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने थे ये। फिर 1932 के अंदर में जो पूना पैक्ट था महात्मा गांधी जी के साथ में, वो इन्होंने यहाँ पर साइन किया, ताकि जो डिप्रेस क्लास के लिए अलग से इलेक्शन की बात की जा रही थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की जा रही थी, उस आइडिया को ख़त्म किया जा सके। ठीक है, तो ये इनका एक मेन कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद में इनके अगर आप आइडियोलॉजी को देखोगे तो जम्मू एंड कश्मीर का जो आर्टिकल 370 था, जो स्पेशल स्टेटस था, उस स्पेशल स्टेटस को इन्होंने अपोज किया, आर्टिकल 370 के अगेंस्ट में खड़े थे। प्लस यूनिफॉर्म सिविल कोड को उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया। उसके बाद में जो आर्टिकल 32 है हमारे संविधान का, उसको यहाँ पर इन्होंने बोला सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट। ये यूपीएससी पहले पूछ चुका है कि अंबेडकर जी ने एक आर्टिकल को बोला है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 32 है। इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पर रेजिग्नेशन और बुद्धिज़्म की। देखो आपने देखा कि यहाँ पर इनका जो पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिला है। उसके बाद में होता क्या है कि जब ये सर्व कर रहे थे ना पॉलिटिक्स में, तो होता यह है कि हिंदू कोड बिल आता है, और हिंदू कोड बिल को लेकर काफ़ी डिफरेंसेस हो जाते हैं, लोगों की जो थिंकिंग है काफ़ी अलग हो जाती है, काफ़ी सब कोई सपोर्ट करता है, कोई नहीं सपोर्ट करता, इस प्रकार के जो विवाद हैं देखने को मिल जाते हैं। उसकी वजह से यहाँ पर जो बी आर अम्बेडकर जी वो कैबिनेट से रिज़ाइन कर देते हैं 1951 में। ठीक है, अब रिज़ाइन करने के बाद में वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होने के बाद में जो लास्ट वक्त पर इनकी मृत्यु होती है उसको हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस की तरह भी ऑब्जर्व करते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल्स इनके थ्रू स्टार्ट करे गए, जैसे मूक नायक 1920 में स्टार्ट किया गया, फिर यहाँ पर समथा, देन उसके बाद में बहिष्कृत भारत, देन उसके बाद में जनता, इस प्रकार से कई सारे जो जर्नल्स हैं वो यहाँ पर स्टार्ट किए। कई सारी किताब इन्होंने लिखी हैं, जैसे कि एनिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, द अनटचेबल करके एक किताब है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक बुक है द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेन। ठीक है, ये बुक्स यहाँ पर इनके थ्रू लिखी गई। फिर उसके बाद में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कह सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज़ इनके थ्रू बनाई गई हैं, जैसे बहिष्कृत हित क्रांति सभा, ये इन्होंने एस्टेब्लिश की थी 1923 में। उसके बाद इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी इन्होंने ही फाउंड की थी 1936 में। फिर उसके बाद में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन भी इन्होंने फाउंड किया 1942 में। तो इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनके थ्रू बनाई गई थी। ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। क्या ये बुक्स भी ध्यान में रखनी है? बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स, इंपॉर्टेंट जर्नल, जो भी चीज़ें हो सकती वो थी वो सब आपको यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि कहीं से भी सवाल बन सकता है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीएससी हर साल कोई ना कोई सरप्राइज़ दे देता है। जैसे एक सरप्राइज़ मिला था 2012 में। अब 2012 में क्वेश्चन ये पूछ लिया था यूपीएससी ने, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज़ वर एस्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन कौन सी पार्टीज़ को बनाया था, इन तीनों पार्टीज़ में से ये आपसे पूछ लिया गया था। पहली पार्टी का नाम है द पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरे का नाम है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तीसरे का नाम है द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है इसका। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इनके थ्रू एस्टेब्लिश और फाउंड की गई थी। तो बेसिकली यहाँ पर ऑल इंडिया
शेड्यूल फेडरेशन सही है क्योंकि अभी आपने पढ़ा था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी सही है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो 2 और 3 वाला जो स्टेटमेंट है वो सही होना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में कहीं 2 और 3 है, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। क्लियर हो गया, आगे आते हैं ना दोस्तों, वर्ल्ड पेज पर आते हैं। वर्ल्ड पेज पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जो आसियान ग्रुप है वो पूरा आसियान ग्रुप म्यांमार के खिलाफ खड़ा हो चुका है। म्यांमार जो एक देश आपको देखने को मिलेगा, इसने एक हद पार कर दी है। अब हद पार करने की बात यह है कि देखो, आपको पता होगा आज से 2 साल पहले म्यांमार के अंदर में मिलिट्री रूल आ चुका है। जो वहाँ की मिलिट्री उसने तख्ता पलट कर दिया था। वहाँ की जो डेमोक्रेसी थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, इलेक्शन चलते थे, लोग अपने हिसाब से वोट देकर सब कुछ एस्टेब्लिश करते थे, वो सब वहाँ की मिलिट्री ने ख़त्म कर दिया रातों रात। और ख़त्म करने के बाद में जितने भी लीडर्स थे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उन सबको यहाँ पर जेल में डाल दिया। और आज भी कोई अगर डेमोक्रेसी की बात करने के लिए खड़ा होता है तो म्यांमार की मिलिट्री उसे छोड़ती नहीं है, मार देती है। एक ऐसा देश जहाँ पर खुद के लोगों को वहाँ की खुद की मिलिट्री ही मार रही हो, तो उस देश की हालत क्या होगी आप ये समझ सकते हो। तो वही अभी हुआ है, आसियान कंट्रीज़ म्यांमार के खिलाफ खड़ी हुई है और कड़ी निंदा की है म्यांमार की, क्योंकि म्यांमार की मिलिट्री ने रिसेंटली म्यांमार में एयर स्ट्राइक की है, अपने ही लोगों को मारा है। 100 से ज़्यादा लोगों की, महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे, उनको मार दिया उसी देश की मिलिट्री ने। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि वो लोग डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे। वो लोग चाहते थे कि यहाँ पर वापस से डेमोक्रेसी आ जाए, है ना। उन लोगों के पास में वोट देने का राइट हो, वोट देकर अपने हिसाब से यहाँ पर वो अपनी सरकार को बना सकें, लोगों को एक फ्रीडम मिल जाए। लेकिन क्या हुआ, म्यांमार की मिलिट्री ने एयर स्ट्राइक करके यहाँ पर सब कुछ तबाह कर दिया। तो आज के समय में किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो डेमोक्रेसी की बात कर सके, और इस डर के मारे और हिम्मत नहीं होगी आगे। ठीक है, तो ये जब ये स्टेप अभी रिसेंटली म्यांमार ने उठाया ना, तो आसियान ग्रुप ने यहाँ पर इसकी पूरी कड़ी निंदा की है। अब ये आसियान ग्रुप क्या है? ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान ग्रुप के बारे में हम लोग थोड़ा सा मेंबर्स इसके डिस्कस करेंगे। मेंबर्स इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पहले सवाल पूछ चुका है। वैसे आप लोग म्यांमार की लोकेशन देखोगे तो एग्जैक्टली आपको म्यांमार यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, इंडिया के साथ में एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफ़ी बड़े बॉर्डर को ये शेयर करता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा म्यांमार का जो लोकेशन है वो दिख रहा होगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं म्यांमार के मेंबर्स की। तो म्यांमार में कौन कौन से देश इसके मेंबर हैं? तो सॉरी, म्यांमार कह रहा हूँ, आसियान देश की। आसियान जो है म्यांमार के खिलाफ खड़ा है ना। तो आसियान में कितने मेंबर्स हैं? तो आसियान में आप लोग को ध्यान रखना है 10 कंट्रीज़ के मेंबर हैं, और म्यांमार भी इसी का ही हिस्सा है, आसियान ग्रुप का ही पार्ट है। इसी वजह से यहाँ पर ये जो बाकी सारी कंट्रीज़ है वो म्यांमार के खिलाफ खड़ी हुई और इसकी निंदा की है। तो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, ये 10 कंट्रीज़ हैं जो कि आसियान का ग्रुप है, आसियान ग्रुप का हिस्सा हैं। यूपीएससी पहले सवाल पूछ चुका है, इस ग्रुपिंग को लेकर ध्यान रखना। तो 10 कंट्रीज़ कैसे याद रखेंगे उसको लेकर यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रिक है, जो कि यहाँ पर पहले भी कई सारे लोगों को पता है, बहुत पुरानी ट्रिक है। तो आसियान कंट्रीज़ को याद रखने की जो ट्रिक है ना, वो है टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस। टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस से आप याद रख सकते हो। और वो कैसे याद रखा जाएगा, यहाँ पर इसको देखना। टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, सी से कैम्बोडिया, देन उसके बाद में एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, एम से मलेशिया, बी से बर्मा यानी कि म्यांमार, म्यांमार का दूसरा नाम बर्मा ही है, देन ब्रुनाई, देन उसके बाद में सिंगापुर। ये है टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस। क्लियर हो गया, आगे आते हैं। देखो, वैसे आज फ्राइडे है, फ्राइडे में एडिटोरियल बहुत ज़्यादा कम आते हैं, आपको पता होगा। आज यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है। वैसे फ्राइडे में ना, हर फ्राइडे में द हिंदू में पिक्चर ऑफ द वीक आता है, इस सप्ताह का एक इम्पॉर्टेंट पिक्चर, और वो अब की बार का पिक्चर है ये आप लोग यहाँ पर समुद्र देख रहे होंगे, वाइजैक का समुद्र है। और इस समुद्र में कहोगे समुद्र है ये, वाकई में हाँ, ये आपको नीली कलर की लाइट चमकती हुई नज़र आ रही होगी। लोग बैठे यहाँ पर पूरी तरह से नज़ारा ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा इवेंट भी आता है जब यहाँ पर समुद्र के अंदर इस प्रकार से जो लाइटनिंग है वो देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये क्या है प्रोसेस, इसको समझते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के लिए खासकर जीएस पेपर नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जैक्टली पिक्चर है। मैं आपको एक दो पिक्चर और दिखाता हूँ, एक सेकेंड को। ये पिक्चर आप देख सकते हो, इस समुद्र में इस प्रकार से जो लाइटनिंग है वो नज़र आ रही होगी। ये पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये समुद्र का पानी है जो कि नीले कलर में चमक रहा है। और ऐसे ही अभी वाइजैक के अंदर नज़ारा देखने को मिला है, जिसकी वजह से चर्चा में। विशाखापत्तनम के ही पास में एक बीच है ना। ये कहाँ पर है? भीमिली के अंदर में ये बीच है, इस बीच पर ये नज़ारा देखने को मिला है। अच्छा, ये जो फिनोमेना है या फिर ये जो प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं? इसको बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। ये पिक्चर अपने पास ज़रूर डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में बताया गया है। क्या बोलते हैं इसको? बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस कब होता है? ये होता है बेसिकली, देखो, एक ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं डाइनोफ्लैगेलेट्स।
इस डायनोफ्लैगेलेट्स की वजह से यहाँ पर ये बायोल्यूमिनेसेंस नज़र आता है। यही जो जानवर है ना, ये ऑर्गेनिज्म है, ये लाइट को प्रोड्यूस करता है। जब ये डिस्टर्ब होते हैं तब ये लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, चमकते हैं, और इन्हीं के चमकने की वजह से यहाँ पर ये जो समुद्र है थोड़ा चमकता हुआ नज़र आता है। ठीक है, बीच पर इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर इस ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कशन करोगे तो ये एक प्रकार का एल्गाई आपको देखने को मिलेगा, जो गूगल पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वहाँ पे मेंशन किया गया है। एक प्रकार का एल्गाई है जिसको हम लोग डायनोफ्लैगेलेट्स के नाम से जानते हैं। ये आपको इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब ये पानी में प्रेजेंट होता है, जब डिस्टर्ब होगा तो ये चमकेगा, ग्लो करेगा, और इसी के ग्लो करने की वजह से समुद्र भी जो है इस प्रकार से लाइटनिंग देता हुआ नज़र आता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है बायोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस क्या है, प्लस बायोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म है, और वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो आपको इसका नाम भी ज़रूर से पता होना चाहिए। देखो, वैसे तो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इस वाले बीच में ये पहली बार देखने को मिला है। ठीक है, ये जो बीच है विशाखापट्टनम के पास में, यहाँ पर पहली बार ये देखने को मिला है, इस वजह से इसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। क्लियर हो गया। नाउ आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज हमारे लिए देखो, फ्राइडे में एडिटोरियल ऑलरेडी कम आते हैं, है ना। एक इंटरव्यू वाला पेज आता है, वैसे एक इंटरव्यू वाला पेज है ये वाला। इसमें दो राइटर मिलकर आपस में इंटरव्यू कर रहे हैं, है ना। मतलब इंटरव्यू मतलब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं एक पॉइंट को लेकर, कि जो हमारा रेगुलेटरी सिस्टम है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल होना चाहिए। तो कहोगे आर्टिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आप डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हो। अब आपको याद भी आ रहा होगा, आज से थोड़े दिनों पहले, थोड़े दिनों की बात नहीं है, 2 दिन पहले ही आप लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर एक आंसर राइटिंग भी की है, याद आ रहा है ना। तो हमने यहाँ पे डिटेल से कवर किया था, वहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीनरी का कैसे यूज़ किया जा सकता है। कब डिस्कस किया है, परसों ही डिस्कस किया है, और वो एक एडिटोरियल है, 15 मिनट लिए थे मैंने उस पूरे आर्टिकल को कवर करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़, अगर आपको ये आर्टिकल कवर करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, 12 अप्रैल का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसको ओपन करो, वीडियो के लास्ट में जाओ, आपको वो पर्टिकुलर पूरा एडिटोरियल मिलेगा, उसके ऊपर आंसर राइटिंग भी आप कर चुके हो। तो वापस से टाइम वेस्ट करना बिल्कुल यहाँ पर सही नहीं होने वाला है। जो अगला एडिटोरियल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी ना एक न्यूज़ चल रही थी पिछले कुछ समय में, वो न्यूज़ ये थी कि जो नेशनल पार्टी है, ठीक है, आपको पता होगा हमारे देश में जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, उसमें जो ये आम आदमी पार्टी है, आप, ठीक है, इसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया। और इस आर्टिकल को मैंने अभी तक डिस्कस भी नहीं किया है, ये भी पता होगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ एक डिटेल आर्टिकल आए, उसके बाद आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एक ही जगह पर मिल जाए। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ कर ना, तोड़ कर सही से चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लक्ष्मीकांत का जो पूरा पोर्शन है, लक्ष्मीकांत की जो किताब के अंदर में जो पूरा पोर्शन है ना नेशनल पार्टी का, स्टेट पार्टी का, नेशनल पार्टी कैसे बनती है, स्टेट पार्टी कैसे बनती है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो पूरा चैप्टर मैं आपका यहाँ पे कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना, ये टॉपिक बहुत रेलिवेंट होने वाला है। लेकिन आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग मेंस का क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन टॉपिक से हटकर है, वैसे तो हम टॉपिक से संबंधित मेंस का क्वेश्चन लेते हैं, आज थोड़ा हटकर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फेक न्यूज़ को लेकर। अभी 2-4 दिन पहले मैंने फेक न्यूज़ को लेकर भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था। आजकल फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, उसके बेसिस पर आपने बहुत अच्छा सा प्रश्न का एक आंसर लिखना है। क्वेश्चन बोलता है कि फेक न्यूज़ कैन नॉट जस्ट मिस इन्फॉर्म पीपल बट ऑल्सो इंस्पायर पीपल टू एक्ट वायलेंटली। जो ये नकली समाचार है, जो ये गलत खबरें हैं, ये लोगों को मिस इन्फॉर्म तो करती हैं, लोगों को गलत सूचना तो देती हैं, उसके साथ साथ लोगों को भड़का देती हैं हिंसा करने के लिए। इसी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है कि आपको मतलब फेक न्यूज़ से इसी स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि आपको डिस्कस करना है कि फेक कॉन्टैक्ट का जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ता है, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स, यानी क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं सरकार के थ्रू ताकि इस प्रकार का जो कंटेंट है उसको रेगुलेट किया जा सके, इसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, हिंदी में रीड कर देता हूँ। नकली समाचार न केवल लोगों को गलत सूचना दे सकते हैं बल्कि लोगों को हिंसक कार्य करने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। इस संदर्भ में नकली सामग्री और समाचार के समाज पर प्रभाव पर चर्चा करें और ऐसी सामग्री की जांच और विनियमन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण उपायों के सूचीबद्ध करें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करनी है कि क्या क्या उपाय लिए जा सकते हैं। 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखना है, पूरा फुल फॉर्म लिखना। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 56,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिख सकते हो। आंसर को जब लिखकर सबमिट करोगे, एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी।
आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर पाओगे। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती तो आप उनको बता सकोगे कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो अब समझते हैं हम लोग इस वाले एडिटोरियल को। ठीक है, इसके जितने भी रेलिवेंट पॉइंट्स हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं कि कैसे एक नेशनल पार्टी को दर्जा मिलता है, स्टेट पार्टी को दर्जा मिलता है, प्लस क्या फ़ायदे उनको मिलते हैं। खैर आर्टिकल में केवल नेशनल पार्टी को कवर किया गया है, मैं आपको स्टेट पार्टी के बारे में भी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, स्क्रीन पर नीचे आप देख सकते हो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो दे दिया है। अब हमारे देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खासकर नेशनल पार्टीज़ की बात करेंगे तो 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं। वो 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन सी हैं, नाम फटाफट सुन लेना। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद में सीपीआई मार्क्सिस्ट, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट एम है उसके आगे, सीपीआईएम वाली। देन उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, फिर उसके बाद में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, और अब आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी बन चुकी है, उसको भी नेशनल पार्टी का दर्जा मिल चुका है। अभी खबर ये आती है कि कुछ और पॉलिटिकल पार्टी भी नेशनल पार्टी हुआ करती थी, जैसे तृणमूल कांग्रेस, जो तृणमूल कांग्रेस है वो भी यहाँ पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस भी ये नेशनल पार्टी हुआ करती थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी नेशनल पार्टी हुआ करती थी। सीपीआईएम जो है मार्क्सिस्ट वाली वो अलग है, और ये सीपीआई केवल वो अलग है। सीपीआईएम अभी भी नेशनल पार्टी है, लेकिन सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है इसका नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। और ऐसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का भी जो नेशनल पार्टी का दर्जा है वो छीन लिया गया है। लेकिन खबर यहाँ पर यह भी आ रही है कि जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है एनसीपी, इसका भी यहाँ पर जो ये दर्जा है वो छीन लिया गया है। अगर एनसीपी का दर्जा छीन लिया गया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 5 पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी हो जाएंगी। वैसे अभी यहाँ पर न्यूज़ आ रही है, इसके ऊपर अभी काफ़ी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं और काफ़ी आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश नहीं भी हुए हैं, तो अभी खैर आप इसके बारे में थोड़ा समझ सकते हो। ठीक है, बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं आर्टिकल, ये आपको समझ में आ गया। तो इसलिए हमें आपको नेशनल पार्टी के बारे में पढ़ना होगा। दूसरा पॉइंट, स्टेट पार्टी के बारे में क्यों पढ़ना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक और कदम उठाया है कि देखो लोक जनशक्ति जो पार्टी है, रामविलास पार्टी, इस पार्टी को बेसिकली यहाँ पर एक राज्य पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है नागालैंड के अंदर में। बाकी यूपी के अंदर में एक पार्टी हुआ करती थी आरएलडी करके, उसका जो राज्य पार्टी का जो दर्जा है, स्टेटस है, वो छीन लिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर स्टेट पार्टी भी चर्चा में है। तो पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पार्टी के पीछे का रीज़न क्या है, चर्चा के पीछे का रीज़न क्या है, वो आपने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि नेशनल पार्टी और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इसके बारे में बताता है। जो हमारा इलेक्शंस कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है ना, ईसीआई, वही यहाँ पर पूरा का पूरा क्राइटेरिया डिस्कस करता है, पूरा क्राइटेरिया लेकर चलता है कि ये क्राइटेरिया है, अगर इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हो, उस क्राइटेरिया के अंदर में अगर कोई पार्टी आ रही है तो वो नेशनल पार्टी होगी, और इस क्राइटेरिया में कोई आ रही है तो वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी होगी। तो वो सब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जो क्राइटेरिया बताया है वो सब इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत आपको देखने को मिलेगा। और बोला जाता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा सिचुएशन बदलती रहेगी। अगर यहाँ पर कोई भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है वो इन क्राइटेरिया को फॉलो कर रही होगी तो वो यहाँ पर इस दर्जे के काबिल रहने वाली है, और अगर यहाँ पर उसके पास में क्राइटेरिया में नहीं आ रही होगी तो उसका जो दर्जा है वो छीन लिया जाएगा। अब बात आता है क्राइटेरिया के ऊपर में, आखिरकार ये मापदंड, ये क्राइटेरिया होते क्या हैं। तो पहले हम समझेंगे नेशनल पार्टी के लिए। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है हमारे देश में, उसको नेशनल पार्टी बनना है, राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी बननी है, तो उसके लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर 3 क्राइटेरिया हैं। कितने क्राइटेरिया? 3 क्राइटेरिया। इन तीनों में से एक ना एक क्राइटेरिया को अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉलो कर रही होगी, यानी कि इस क्राइटेरिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है अगर आ रही होगी, इन तीनों में से एक भी क्राइटेरिया को पूरा कर रही होगी, तो उसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। जैसे अभी आम आदमी पार्टी जो है ना, उन्होंने भी यहाँ पर इन तीनों क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया को पूरा किया, उस वजह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया गया। अब आओ समझते हैं ये 3 क्राइटेरिया क्या हैं। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये 3 क्राइटेरिया को पूरा कर रही है तो वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। पहला क्राइटेरिया है इफ़ इट इज़ रिकग्नाइज इन 4 और मोर स्टेट्स एज अ स्टेट पार्टी। ठीक है, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है अगर वो 4 या 4 से ज़्यादा राज्यों में, ध्यान रखना 4 या 4 से ज़्यादा राज्यों में स्टेट पार्टी है, स्टेट पार्टी को उसको दर्जा मिला हुआ है, तो वो पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है।
जैसा आम आदमी पार्टी के साथ हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी आज के समय में 4 राज्यों में आपको देखने को मिल जाती है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, गोवा, दिल्ली और साथ ही साथ में पंजाब। अब ओके, यहाँ पे इनकी पूरी पार्टी थोड़ी ना है। देखो यहाँ पर एक बात ये भी बोली गई है कि ये जो राज्य होते हैं ना, इन स्टेट के अंदर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पास में अगर 6% से ज़्यादा वोट्स हैं, तब यहाँ पे वो नेशनल पार्टी बन सकती है। कहने का मतलब है कि अभी हमने पहला क्राइटेरिया डिस्कस किया कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो अगर 4 या 4 से ज़्यादा राज्यों में स्टेट पार्टी है, यानी कि उसको राज्य पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, और 6% से ज़्यादा वोट्स हैं चारों राज्यों में, या 4 से ज़्यादा राज्यों में 6% से ज़्यादा वोट्स होंगे, तभी यहाँ पर उसको क्या करा जाएगा, इस नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। और आम आदमी पार्टी के पास में आज के समय में चारों राज्यों में 6% से ज़्यादा है। गोवा के अंदर 6.8% है, दिल्ली में 53.6% के आसपास वोट हैं, उसके बाद में गुजरात में 12.92%, ऐसे आपको पंजाब में देखने को मिल जाएगा। तो 6% से ज़्यादा है। इस वजह से पहले क्राइटेरिया को आम आदमी पार्टी ने, कह सकते हो पूरी तरह से वो उसके अंदर में आ रहा है, वो क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर बोलता है कि पहला तरीका तो यह है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये क्राइटेरिया फॉलो कर रही है तो वो राज्य स्तर पर पार्टी का दर्जे के लिए कह सकते हो लायक है, उसको दिया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है, इफ़ इट्स कैंडिडेट पोल्ड एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन एनी 4 और मोर स्टेट्स इन द लास्ट लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस एंड हैज़ एटलीस्ट 4 MPs इन द लोकसभा पोल्स। अब ये मतलब क्या है? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो 4 राज्यों से लोकसभा के अंदर में 6% के आसपास वोट्स गेन कर लेती है, या 4 राज्यों से वहाँ के असेंबली इलेक्शंस में 6% के आसपास वोट गेन कर लेती है, या फिर उस पॉलिटिकल पार्टी के जो हैं लोकसभा के अंदर में 4 MPs यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एटलीस्ट 4 MPs तो होने चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो अगेन वो पार्टी भी नेशनल पार्टी के दर्जे के लिए लायक हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया बोलता है, इफ़ इट हैज़ वोन एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स, यानी कि कम से कम 3 राज्यों से, कम से कम जो 3 राज्यों से लोकसभा के अंदर में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर लोकसभा में कम से कम 2% के आसपास सीट्स अगर कोई पार्टी गेन कर लेती है, यानी कि 3 राज्यों से अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा में 3% के आसपास सीट को गेन कर लेती है, 3% सीट उसके पास में आ जाती हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी भी नेशनल पार्टी वाली कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, तो आज के समय पर पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन सी हैं? बीजेपी, बहुजन समाज, नेशनल पीपल्स पार्टी, CPIM हो गया, उसके बाद में आम आदमी पार्टी। ये हमारी नेशनल पार्टीज़ हैं करंट समय पर। ठीक है, अब आम आदमी पार्टी ने पहला वाला क्राइटेरिया फुलफिल किया, क्योंकि दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात में यहाँ पर कह सकते हो 4 राज्यों में इनकी स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है इन्हें, इस चक्कर में ये नेशनल पार्टी भी के लिए भी एलिजिबल हो गए। ठीक है, तो ये तो बात थी नेशनल पार्टी को लेकर। अब बात आती है स्टेट पार्टी को लेकर। तो स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया क्या है, यानी कि राज्य की अगर कोई पार्टी बननी है तो उसके लिए यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया देखने को मिलता है? उसके लिए भी कई सारे क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्राइटेरिया बोला गया है, एटलीस्ट 6% वोट शेयरिंग इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन एंड हैव एटलीस्ट 2 MLA। ठीक है, जो हमारे राज्य सरकारों के जो असेंबली इलेक्शंस हैं, तो जो लास्ट असेंबली इलेक्शन है, उस आखिरी असेंबली इलेक्शन में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 6% का वोट मिला है उसे, और उसके 2 MLAs हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो स्टेट पार्टी बन सकती है। दूसरा यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, हैज़ 6% वोट शेयर इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शंस फ्रॉम द स्टेट एंड एटलीस्ट 1 MP फ्रॉम दैट स्टेट। यानी जिस राज्य की पॉलिटिकल पार्टी बनना है जिसको, उस राज्य से 6% के आसपास उसको वोट मिले हों लोकसभा इलेक्शंस में, है ना। जो राज्य के लोकसभा इलेक्शंस थे, उस इलेक्शंस के अंदर में 6% के आसपास उसको वोट मिले हों उस पॉलिटिकल पार्टी को, और साथ ही साथ में उसका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होना चाहिए। उस पॉलिटिकल पार्टी का एक व्यक्ति जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट का सदस्य भी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, उसको भी स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो ये 2 क्राइटेरिया हो गए। तीसरा क्राइटेरिया का बोलता है, एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स और 3 सीट्स विच एवर इज़ मोर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शंस। यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर आखिरी जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उस असेंबली इलेक्शंस में जितनी भी सीट हैं उसकी 3% सीटें उनके पास में हैं, या फिर 3 सीटें उनके पास में हैं, जो भी यहाँ पर ज़्यादा होगा उसके हिसाब से यहाँ पर उनको स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। फिर अगले पॉइंट में मेंशन किया जा रहा है, यानी अगला क्राइटेरिया क्या है, एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर एवरी 25 मेंबर्स अलॉटेड टू द स्टेट इन द लोकसभा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर देखो, जो हर एक स्टेट है ना, उनकी कुछ ना कुछ सीट्स हैं लोकसभा के अंदर में,
तो मान लो यहाँ पर कोई स्टेट है जिसकी सीटें हैं लोकसभा के अंदर में, और जितनी भी सीटें हैं उसका जो रेशियो है वो 1:25 का चलेगा, यानी कि हर 25 मेंबर पर कम से कम एक एमपी अगर है तो कहीं ना कहीं वो एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, सपोज़ यहाँ पर एक राज्य है जिसकी लोकसभा के अंदर में 50 सीटें, वैसे लोकसभा में टोटल आपको पता है 543 सीटें हैं। सपोज़ कोई राज्य है जिसकी टोटल लोकसभा के अंदर में 50 सीटें हैं, ठीक है, कितनी है 50 सीटें। अब 50 में से यहाँ पर हर, मैंने बोला ना 25 में से एक मेंबर उस पॉलिटिकल पार्टी का है, ठीक है, तो यानी कि इन 50 सीटों में से 2 सीटें, खासकर 2 एमपीज़ अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के हो रहे हैं तो वो उसको यहाँ पर स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। फिर लास्ट यहाँ पे क्राइटेरिया बोलता है हैव एटलीस्ट 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम दैट स्टेट। उस राज्य से जो असेंबली इलेक्शन है वहाँ पर उसको 8% के आसपास वोट्स मिले हों, ठीक है, या लोकसभा इलेक्शंस में, ठीक है, यानी कि वो जो राज्य है उसके जो लोकसभा इलेक्शंस हैं उसमें उसको 8% वोट मिले हों। तो अगर यहाँ पर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो भी यहाँ पर उसको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो ये 5 क्राइटेरिया आपको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के देखने को मिल जाएंगे। अगर इनमें से कोई भी फुलफिल होता है तो वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी दर्जा लेने के लिए यहाँ पर कह सकते हो काबिल रहेगी और उसको यहाँ पर ये जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, बाकी स्टेट पार्टी को कैसे रिकग्नाइज़ किया जा सकता है, बाकी नेशनल पार्टी को कैसे रिकग्नाइज़ किया जा सकता है, इसके बारे में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है। सवाल ये आता है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कई सारे राज्यों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि इससे फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, जो स्टेट पार्टीज़ हैं, नेशनल पार्टीज़, उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। देखो, इनको यहाँ पर अपना सिंबल मिल जाएगा, है ना, इस पॉलिटिकल पार्टी को जैसे उसको राज्य के स्तर पर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर दर्जा मिलेगा या देश के लेवल पर यहाँ पर उसको दर्जा मिलेगा तो उसको एक सिंबल दिया जाएगा और उस सिंबल को रिजर्व कर दिया जाएगा। उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो सिंबल रिजर्व हो जाएगा, उसी सिंबल के बेसिस पर वहाँ पे वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जानी जाएगी, है ना। फिर साथ ही साथ में यहाँ पर और क्या मेंशन किया जा रहा है, बोला यह जाता है कि जो भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ आ जाती हैं ना, जिनको यहाँ पे दर्जा मिलता है, उनको इलेक्टरल रोल के जो 2 सेट्स हैं वो भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सवाल यह है कि इलेक्टरल रोल के सेट्स ये होते क्या हैं, इसको समझते हैं। देखो, इलेक्टोरल रोल का मतलब है कि मान लो कोई भी रिकग्नाइज पार्टी है जिसको यहाँ पर एक दर्जा मिला हुआ है, उसको 2 कॉपीज़ मिलती हैं इलेक्टोरल रोल की ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि जिस एरिया में इलेक्शन चल रहा है उसकी उस पर्टिकुलर एरिया की 2 कॉपीज़ यहाँ पर उसको दी जाती हैं। उस कॉपी के अंदर में जितने भी एलिजिबल वोटर्स होते हैं, यानी कि उस एरिया में कितने लोग यहाँ पर वोट देने के लिए लायक हैं, एलिजिबल हैं, उन सब का नेम होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट जो है, डॉक्यूमेंट जो है माना जाता है। तो यहाँ पर ये जो 2 सेट हैं इलेक्टोरल रोल्स के वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये दिए जाते हैं। ध्यान में रखना है आपको, इन रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये बेनिफिट मिल जाता है उनको। और इस बेनिफिट के साथ साथ एक और बेनिफिट मिलता है, वो क्या है कि जैसे यहाँ पर इनको दर्जा मिलता है ना, ये क्या कर सकते हैं, आकाशवाणी या जो दूरदर्शन है, जो ये हमारे सरकारी चैनल्स हैं, जो पब्लिक फंडेड चैनल्स हैं, जो पब्लिक के पैसे से चल रहे हैं, तो यहाँ पर ये अपना एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, ठीक है, अपने जनरल इलेक्शंस के दौरान। फिर उसके बाद में एक और फ़ायदा इनको मिलता है, क्या मिलता है, जो भी नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी होती है ना, ये अपने मैक्सिमम 40 स्टार कैंपेनर्स को रख सकते हैं, ठीक है, 40 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं, यानी कि उस पॉलिटिकल पार्टी का एक स्टार कैंपेनर निकल कर आ जाएगा। जैसे कि हम लोग कांग्रेस की बात करें तो जैसे राहुल गांधी एक स्टार कैंपेनर की तरह निकलते हैं, है ना, तो वो यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर कोई अनरिकग्नाइज्ड पार्टी है लेकिन वो रजिस्टर्ड है, क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसको कोई दर्जा नहीं मिला है, ना ही वो स्टेट पार्टी है, ना ही वो यहाँ पर कह सकते हो कि नेशनल पार्टी है, लेकिन फिर भी अगर उसको पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में रजिस्टर होना पड़ेगा। तो एक रजिस्टर्ड पार्टी है लेकिन उसको कोई दर्जा नहीं मिला है, तो उसको भी यहाँ पर कह सकते हो लगभग यहाँ पर 20 स्टार कैंपेनर्स के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। मतलब वो पार्टी भी अपने 20 स्टार कैंपेनर्स को मैक्सिमम नॉमिनेट कर सकती है, यानी वो स्टार कैंपेनर वो क्या करेगा, उस पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस। आई होप गाइज आपको यहाँ पर पूरी तरह से क्लैरिटी जो है वो अभी मिल चुकी है। ठीक है, ये सारा का सारा डेटा जो है अभी यहाँ पर आपको बताया गया है। तो अभी यहाँ पर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी थी, खासकर नेशनल पार्टी में 3 पार्टी का दर्जा छीन लिया गया, टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी, इनका दर्जा छीन लिया गया और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया गया। अब नेशनल पार्टी कैसे बनती है ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, क्या क्या यहाँ पर ये क्राइटेरिया है वो हम लोगों ने समझा, प्लस क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन। आई होप गाइज आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। मेंस का क्वेश्चन हम डिस्कस कर ही चुके हैं और
इस सेशन बस इतना ही है। तो आज ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, बाकी सारे जो एडिटोरियल है वो हमारे काम के नहीं है। जो काम का था वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए पढ़ना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2022 में पूछा गया था इस वाले प्रश्न को। प्रश्न ये था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर बेसिकली एक रिपोर्ट आई थी एच.एन. सन्याल कमेटी। इसी रिपोर्ट के बेसिस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 को पास किया गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसी रिपोर्ट के बेसिस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पास किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि हमारा संविधान जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर देता है कि कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस निकल कर आता है, यानी कि न्यायालय का कोई मानहानि करता है, न्यायालय की डिसरिस्पेक्ट करता है, हमारे कोर्ट का डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है उनके पास में पावर है कि वो उस व्यक्ति को पनिशमेंट दे सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, हमारे संविधान के अंदर में डिफाइन किया गया है सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, हमारे संविधान में ये कंटेम्प्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। लास्ट वाला स्टेटमेंट बोलता है कि भारत के अंदर में जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को पावर्स दी गई हैं कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग लॉस बना सकते हैं। तो बिल्कुल क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि आप यहाँ पर ऊपर देखो, ये जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पास हो चुका है तो ऑब्वियस ही बात है लॉज ही बना सकता है पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में ही वो एक्ट पास हुआ है, तो पार्लियामेंट यहाँ पर उसके पास में पावर है कि वो लॉज भी बना सकता है इस टॉपिक को लेकर। तो चौथा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो अगर इन तीनों स्टेटमेंट्स को देखते हुए सही ऑप्शंस उठाएं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 4। स्टेटमेंट 1 सही है, मैंने आपको बता दिया। स्टेटमेंट 2 भी सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है और फोर्थ स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, वैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहो तो यहाँ से चीज़ों को पढ़ सकते हो। टेलीग्राम पर PDF में भी है ये, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।